Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing great in your life. देखो बच्चा, इस चैनल के अंदर मैं आपको पूरी क्लास 12 इकोनॉमिक्स करवाऊंगी एंड आई कैन अश्योर यू कि आप इकोनॉमिक्स के अंदर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो अगर आप मेरे तरीके से पढ़ोगे, मेरे तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखोगे भी. सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर. क्लास 12 में जो मैं पहला चैप्टर कराने जा रही हूँ दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट. देखो बच्चा, जब भी हम चैप्टर कोई भी चालू करेंगे तो सबसे पहले हमें चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए, उस नेम का मतलब पता होना चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है. सो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर अ फॉरेन करेंसी इज नोन एज फॉरेक्स एक्सचेंज रेट. डोमेस्टिक करेंसी वो ऑफिशियल करेंसी होती है जो हम लोग डेली ट्रांजेक्शन्स के अंदर यूज करते हैं हमारी डेली लाइफ में. जैसे इंडिया के लिए रुपीज है, यूएस के लिए डॉलर्स है, यूके के लिए वो पाउंड है ना, अलग अलग होता है ये. ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है कि मैं मेरी कितनी डोमेस्टिक करेंसी पे करूंगी एक यूनिट खरीदने के लिए फॉरेन करेंसी की. फॉर एग्जाम्पल कि $1 इंडिया के अंदर 50 रुपए का है, मतलब $1 की वैल्यू इंडिया के अंदर 50 रुपीज है. यानी अगर मुझे $1 खरीदना है तो वो मुझे कितने का पड़ेगा, 50 रुपए का पड़ेगा. ठीक है, इट इज द प्राइस पेड इन डोमेस्टिक करेंसी फॉर बाइंग अ यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी. की ये आप प्राइस पे करते हो डोमेस्टिक करेंसी में एक यूनिट खरीदने के लिए फॉरेन करेंसी की. अब बच्चा, हमारे पास फॉरेक्स रेट सिस्टम्स होते हैं कि ये रेट डिसाइड कौन करता है. हमारे पास ऐसे 3 रेट्स हैं. एक हो गया हमारे पास फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और मैनेज लोडिंग. बहुत से जने आपको कहेंगे कि ये सिर्फ 2 ही रेट होते हैं, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल, बट ऐसा नहीं है. हमारे पास थर्ड भी होता है मैनेज लोडिंग, जो हम बिल्कुल लास्ट में कवर करेंगे. ठीक है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक ऐसा रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसीज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, यानी $1 50 रुपए का है ना. ये रेट डिसाइड किसने करा, उसको हम लोग बोलते हैं कि फॉरेक्स रेट सिस्टम. ये चीज डिसाइड कौन करता है. ठीक है, फिक्स रेट सिस्टम के अंदर एक गवर्नमेंट डिसाइड करती है. फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम के अंदर ये रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी कौन डिसाइड करता है, हमारे मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई के. मतलब जहां पर डिमांड और सप्लाई क्या हो, इक्वल हो. जहां पर डिमांड और सप्लाई क्या हो, इक्वल हो. ठीक है, मैनेज फ्लोटिंग के अंदर क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय बोथ, जिसमें मार्केट फोर्सेस भी बताती है और सेंट्रल बैंक भी इंटरफेयर करता है. अब हम लोग सबसे पहले डिटेल में पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल और फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को. सबसे पहले फिक्स एक्सचेंज रेट की मैं बात करते हैं. ठीक है, द रेट विच इज फिक्स्ड एंड मेंटेन बाय द गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर लेवल. एक ऐसा रेट ऑफ एक्सचेंज जो कि गवर्नमेंट मेंटेन करके रखती है एक पर्टिकुलर लेवल पे, वो रेट इतना ही होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम. ठीक है, अब फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के हमारे पास 2 हैं. एक होता है गोल्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, एक होता है हमारे पास ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. सबसे पहले हम लोग गोल्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट की बात करते हैं. इसके अंदर हमेशा 1 मार्क का क्वेश्चन देखा गया है बोर्ड्स के अंदर, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोल्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट को हम लोग मिंट पैरिटी सिस्टम भी बोलते हैं. 1870 से 1914 के टाइम पे ये सिस्टम चला था. ये बहुत पहले चलता था ये सिस्टम, अब नहीं चलता है. अंडर द सिस्टम ईच कंट्री वॉज टू डिफाइन ऑफ इट्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गोल्ड. पहले क्या होता था कि हर कंट्री की जो करेंसी होती थी ना, उस पर गोल्ड वैल्यू दे देते थे. जैसे $1 को 2 ग्राम गोल्ड वैल्यू दे दिए, यानी $1 हमें 2 रुपए का पड़ेगा अगर हमें खरीदना है. तो 1 रुपए की वैल्यू कितनी थी, 1 ग्राम गोल्ड की. ठीक है, hence value of one currency in terms of the other currency was fixed considering the gold value of each currency. अगर हमें रेट ऑफ सिस्टम ऐसे एक्सचेंज करना होता था कि कोई दूसरी करेंसी खरीदनी होती थी, तो हम सबसे पहले उसके गोल्ड की वैल्यू देखते थे कि उसके गोल्ड की वैल्यू कितनी है, तभी हम लोग डिसाइड करते थे कि वो करेंसी हमें इतने की पड़ेगी. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट वाज आल्सो नोन एज मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज, और आई कैन से मिंट पैरिटी. ये 1 नंबर के क्वेश्चन में हमेशा देखा गया है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग इसको कवर करके जाओ. मिंट वैल्यू इज इक्वल्स टू गोल्ड वैल्यू. मिंट वैल्यू मतलब $1 की वैल्यू उसके गोल्ड में कितनी असाइन करी गई है उसको गोल्ड वैल्यू, लाइक 2 ग्राम गोल्ड. ठीक है, आप कह सकते हो.
नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। अब ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट को हम लोग एडजस्टेबल पेग सिस्टम भी बोलते थे, जो कि 1944 से 1971 के पीरियड में गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में कि ब्रेटन वुड सिस्टम को क्या कहते थे, सो एडजस्टेबल पेग सिस्टम कहते थे। इसमें क्या होता था कि हर करेंसी को सबसे पहले आप एक करेंसी में कन्वर्ट करते थे। उस टाइम पर यूएस डॉलर जो है सबसे पावरफुल करेंसी मानी जाती थी, आज भी मानी जाती है यूएस डॉलर सबसे पावरफुल करेंसी। तो हर करेंसी को आप सबसे पहले किस में कन्वर्ट करती थी, यूएस डॉलर में, और उस यूएस डॉलर को आगे एक गोल्ड वैल्यू असाइन करी हुई थी। तभी ऐसे एक एक्सचेंज रेट सिस्टम बनता था कि इस रेट सिस्टम पे ये गोल्ड वैल्यू है, सॉरी इस डॉलर पे ये गोल्ड वैल्यू है। सो डिफरेंट करेंसीज वर पेग्ड रिलेटेड टू वन करेंसी दैट इज यूएस डॉलर, कि यूएस डॉलर करेंसी पे सबसे पहले कन्वर्ट कर दिया जाता था। यूएस डॉलर को आगे एक असाइन करी हुई थी गोल्ड वैल्यू एट अ फिक्स्ड रेट, कि हर एक फिक्स्ड रेट पे गोल्ड वैल्यू असाइन करी है कि $1 की वैल्यू ये है गोल्ड में, $2 की वैल्यू ये है गोल्ड में, ऐसे करते करते मतलब सब पे एक फिक्स्ड रेट पे मतलब एक गोल्ड वैल्यू साइन करी हुई थी। So value of one currency in terms of US dollar ultimately implied value of that currency in terms of gold. बेटा बात तो वही आ गई, निकलना मतलब रेट ऑफ सिस्टम निकलना तो गोल्ड से ही था, बट इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था कि पहले यूएस डॉलर में कन्वर्ट करो, फिर यूएस डॉलर को ही हमने एक गोल्ड वैल्यू दे रखा है और वही आपका रेट ऑफ सिस्टम मतलब इतने रुपए का ही आपको वो करेंसी पड़ेगी। अब एक नोट आता है, ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई देयर आर चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट सिस्टम। अगर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई से अगर आप एक्सचेंज रेट करते हो तो देयर आर चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट सिस्टम, देन सच चेंजेस विल लीड टू आइदर एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी। होता क्या है, अगर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई की यूज़ करके आप लोग अगर एक्सचेंज रेट सिस्टम करते हो, मतलब एक्सचेंज रेट निकालते हो, या तो आपकी करेंसी एप्रिशिएट होएगी, एप्रिशिएट का मान लो जैसे कि उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, और डेप्रिशिएट में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। एक बार आप इसका इतना ही मतलब समझो, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे इसको इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी। अगर यही रेट ऑफ सिस्टम एक्सचेंज वाला मतलब अगर गवर्नमेंट फिक्स करती है या तो रीवैल्यूएशन हो जाता है, डीवैल्यूएशन होता है, वही एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन वाली बात कि मतलब करेंसी की वैल्यू बढ़ना दैट इज रीवैल्यूएशन और करेंसी की वैल्यू कम होना दैट इज डीवैल्यूएशन। ओके, मेरिट्स हम जो है वो लास्ट में कवर करेंगे, इसके भी और फ्लेक्सिबल के भी, मेरिट्स डीमेरिट्स वी विल कवर इन दिस लास्ट। अब हम लोग बात करेंगे फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंजेस की। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज ऑफ रेट का मतलब क्या होता है, द रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट, इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, जहां पर डिमांड और सप्लाई क्या होंगे, इक्वल होंगे, वही हमारा रेट बन जाएगा, वही हमारा रेट होगा उस टाइम का। हर टाइम पे ये रेट अलग अलग होता है, ध्यान रखना। तो ये रेट ऑफ सिस्टम कैसे होगा, जहाँ पर डिमांड किसके इक्वल होती है, सप्लाई के, दैट इज फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट, और याद रखना ये फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज पूरा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन देखा गया है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग और फ्री रेट ऑफ एक्सचेंज, इसको हम लोग फ्लोटिंग और फ्री रेट ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, फ्लोटिंग और फ्री रेट ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। इसके बाद नोट आएगा एक, आपको बिल्कुल बच्चा वैसे ही प्रेजेंट करना है जैसे मैंने हर एक चीज प्रेजेंट करी हुई है, ये एक नंबर भी नहीं काटेगा, बोल में सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन है। ओके, ऐसे ही आपको नोट मेंशन करना है, द रेट एट विच द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ एक्सचेंज रेट इज नोन एज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ओके, समझ आ गया इतना। आगे शेड्यूल बनाएंगे हम लोग, दैट इज रेट और डिमांड। अब होगा क्या, मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। आपने 11th में पढ़ा होगा कि अगर प्राइस बढ़ता था तो डिमांड कम होती थी, प्राइस कम होता था तो डिमांड बढ़ती थी, है ना, इनके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप था। सेम चीज़ वही है, बस प्राइस की जगह रेट है, ठीक है, बस प्राइस की जगह रेट है। सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता था कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी और प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी, है ना, इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप था, बस इधर रेट है, ठीक है, वही बात है, बस इसकी जगह रेट है, ठीक है। ओके, देखो शेड्यूल में क्या है, जैसे जैसे रेट बढ़ रहा है
है ना। वैसे वैसे डिमांड तो कम होती जा रही है बट सप्लाई उतनी ही बढ़ती जा रही है, ठीक है। इस केस पे देखोगे, यहाँ तक अगर केस देखोगे, डिमांड 50 है तो सप्लाई सिर्फ 10 है, ठीक है। तो यानी डिमांड तो बढ़ रही है लेकिन सप्लाई कम हो रही है, तो एक्सेस डिमांड का केस हुआ, ठीक है। सेम इसमें भी यही है। थर्ड नंबर पे दोनों रेट इक्वल है, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यही हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज माना जाएगा। फोर्थ नंबर पॉइंट पे देखोगे तो डिमांड कम हो रही है बट सप्लाई बढ़ रही है, तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेस सप्लाई है। सेम शेड्यूल को हमें डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ये रहा डायग्राम, ठीक है। इसके अंदर जहाँ पर ये इक्वल है यानी ये थर्ड नंबर रेट होगा हमारा, ठीक है। यही हमने पहले दिखा दिया कि एक्सेस सप्लाई है, यहाँ एक्सेस डिमांड है ना। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के बाद बनाना ही बनाना है आप लोगों ने, ठीक है। रेट ऑफ एक्सचेंज एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज नेगेटिव रिलेशनशिप, जो मैंने आपको पहले समझाया। वाइल रेट ऑफ एक्सचेंज एंड सप्लाई हैज पॉजिटिव रिलेशनशिप। एक्सप्लेन आपको हर एक चीज करनी है, बोर्ड में सामने वाले को आपको सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा, यही मान के चलने की उसको कुछ नहीं आता, पेपर चेक करने वाले को उसको कुछ नहीं आता, आप सब समझा के आओगे उसको। एक्सप्लेनेशंस देखो एट OR1, एट OR1 यानी यहाँ तक। इस पे क्या है, सप्लाई ज्यादा है बट डिमांड कम है, यानी एक्सेस सप्लाई का केस वही लिखा हुआ है। डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इज लेस देन द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, दैट देयर इज एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेक्स। एट OR0, सप्लाई ऑफ फॉरेक्स करेंसी इज लेस देन द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दैट इज एक्सेस डिमांड ऑफ फॉरेक्स। ये वाला OR0, इधर हमें पता है डिमांड ज्यादा है बट सप्लाई कम, एक्सेस डिमांड का केस है। एट OR, दैट इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट इज एट पॉइंट E। वही देख लो, यहाँ पर दोनों इक्वल हो गए OR पे, है ना। सो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इक्वल्स टू द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, है ना। एट पॉइंट E इज द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, OQ इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ फॉरेक्स। ओके, ये पूरा फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज आपने ऐसे ही लिखना है। मीनिंग यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, मीनिंग और लिखना है ये चीज, मीनिंग। उसके बाद आप ये लिखोगे, उसके बाद आप ये नोट बनाओगे, फिर आप शेड्यूल बनाओगे, फिर आप डायग्राम बनाओगे, फिर आप वापस एक नोट लिखोगे ये वाला, फिर आप एक्सप्लेनेशंस दोगे और ख़त्म करोगे, ठीक है। मेरिट्स इसके भी हम लोग लास्ट में करेंगे, इसके भी लास्ट में करेंगे, डीमेरिट्स भी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे पास, दैट इज व्हाई फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार आया है ये। देखो एक चीज समझाती हूँ, डिमांड का मतलब हमेशा होता है आउटफ्लो। एक हिंट दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है। डिमांड का मतलब होता है आउटफ्लो और सप्लाई का मतलब होता है इनफ्लो। जब पैसा कंट्री के अंदर आ रहा है, ये मेरी कंट्री है इंडिया, जब पैसा आ रहा है बाहर से, है ना, बाहर का पैसा अंदर आ रहा है, घर में आ रहा है हमारे, तो वो क्या माना जाएगा, इनफ्लो, दैट इज सप्लाई है वो। जब जब घर से पैसा बाहर जा रहा है, दैट इज डिमांड, दैट इज आउटफ्लो। क्या है बच्चे, आउटफ्लो है। इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब देखो, कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज ना डिमांड करते क्यों है लोग, क्यों डिमांड करते हैं, क्या क्यों है डिमांड इसकी, है ना। द डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम फ्रॉम दोज पीपल हु नीड टू मेक पेमेंट इन द फॉरेन करेंसी। देखो डिमांड जो है ना फॉरेन एक्सचेंज की, वो लोग करते हैं जिनको पेमेंट करनी होती है बच्चा फॉरेन करेंसी के अंदर, क्योंकि डिमांड का मतलब मैंने अभी आपको क्या समझाया कि वो आउटफ्लो है। लेकिन जब आप एक फॉरेन कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तब उसके लिए वो चीज़ सप्लाई होगी, ठीक है। लेकिन हमारे लिए क्या है, वो डिमांड है, क्योंकि पैसा जो है वो बाहर जा रहा है। डिमांड फॉरेन करेंसी क्यों रही है, यानी पैसा बाहर जा रहा है। अब ऐसा होता क्यों है, import of goods and services। देखो foreign exchange is demanded to make the payment of goods and services purchased from abroad। अगर हम लोग abroad से कोई भी goods या services खरीदते हैं तो हमें उसकी पेमेंट उसी रिस्पेक्टिव करेंसी के अंदर करनी होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर अपने एक लैपटॉप परचेज करा है फॉरेन कंट्री से, इट्स पेमेंट्स विल बी मेड इन रिस्पेक्टिव फॉरेक्स करेंसी। उस फॉरेक्स करेंसी के अंदर आप उसकी पेमेंट करोगे, यानी उसकी डिमांड है, उस करेंसी की डिमांड है। टूरिज्म, foreign exchange is needed in meeting expenditure which will be required during foreign tours and travels। देखो फॉरेन एक्सचेंज की हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है एक्सपेंडिचर करने में, क्यों,
मान लो आप कहीं घूमने गई भाई, फॉरेन टूर करने गए, ट्रैवल करने गए, तो आप लोग वो करेंसी लेके जाते हो ना जहाँ पर भी आप घूमने जाते हो। इफ एनी पर्सन इज विजिटिंग फॉर यूएस वेकेशन, यूएस डॉलर इज रिक्वायर्ड। भाई आप क्या कहते हैं, कहीं घूमने जा रहे हो, फॉरेन कंट्री जा रहे हो, उधर इंडिया के रुपए लेके जाओगे तो वो थोड़ी चलेंगे, बेवकूफ हो गए फिर आप लोग को अगर लेके जा रहे हो तो, है ना। यूएस घूमने जा रहे हो तो इंडिया के रुपए थोड़ी दोगे, गांधी जी थोड़ी दिखाओगे उनको, है ना। तो यूएस डॉलर वहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है। थर्ड हमारे पास पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड। अब हमारे पास ना दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है बच्चा एफडीआई, एक होती है एफआईआई। एफडीआई होती है हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब हम फॉरेन के अंदर कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी प्लॉट में, है ना। एग्जाम्पल एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जब हम शेयर्स के अंदर, डिबेंचर्स के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करें, देखो डील्स इन शेयर्स और डिबेंचर, है ना, जब उनमें कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं दैट इज एफआईआई इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट। आप जब भी कोई भी पॉइंट लिखोगे आप टिप टॉप एक्सप्लेन करके आओगे। अगर इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड कर रहे हैं तो ये दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती हैं। इफ इट इज डन इन एनी कंट्री देन फॉरेन एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड ऑफ दैट रिस्पेक्टिव कंट्री। कि अगर आप ये कहीं भी कंट्री, कोई भी कंट्री के अंदर अगर आप ये कर रहे हो, है ना, ट्रांजेक्शन, तो आपको उसके रिस्पेक्टिव कंट्री की करेंसी चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज यूनिलेटरल ट्रांसफर सेंड टू अब्रॉड। यूनिलेटरल ट्रांसफर यानी वन साइडेड आप बोल सकते हो, वन साइडेड पेमेंट बोल सकते हो, या वन साइडेड आप ट्रांसफर्स बोल सकते हो, नॉट पेमेंट, चलो ट्रांसफर्स बोल सकते हैं, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग वन साइडेड ट्रांसफर। आपने कोई गिफ्ट भेज दिया, ग्रांट्स, डोनेशंस, चैरिटी कर दी, रेमिटेंसेस कर दिए, है ना, तो आपको वो उसी करेंसी में करने होगा। स्पेक्यूलेशंस दैट इज ट्रेडिंग इन प्रॉफिट। स्पेक्यूलेशन सीधा सा मतलब है बेटा सट्टा, हिंदी में हमारे वर्ड यूज करते हैं सट्टा। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज राइजेस व्हेन पीपल वांट्स टू मेक प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम द एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। भाई मुझे पता है उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है ना, मैं वो खरीद लूंगी करेंसी। मुझे पता है कि यार, मेरे को पता है कि इन फ्यूचर ना यार डॉलर महंगा होने वाला है, तो अगर मैं आज उसको खरीद लूंगी, आज मैंने डॉलर्स खरीद लिए, ठीक है, अगर मैं उसको फ्यूचर में बेचूंगी तो मुझे तो फायदा होएगा ना उस चीज का। सो डिमांड, उसको कहते हैं स्पेकुलेशन, हिंदी में सट्टा बोलते हैं। Demand for foreign exchange rises when people wants to make profits and gain from the appreciation of currency. Example, if people expect price of US dollar in terms of money would increase in future, they will buy dollars today. उनको पता है यार डॉलर की वैल्यू ना मतलब बढ़ने वाली है। डॉलर इन टर्म्स ऑफ मनी, कि डॉलर की वैल्यू यानी इंडिया के अंदर वो ज़्यादा रुपए में अब मिलेंगे, हमें उसकी वैल्यू ज़्यादा मिलेगी इंडिया के रुपयों में, तो हम लोग आज ज़्यादा खरीद लेंगे डॉलर्स। सिक्स पॉइंट आता है मेरे पास रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स। फॉरेन एक्सचेंजेस डिमांडेड टू रीपे लोन्स टेकन फ्रॉम द फॉरेन कंट्री। यार आपने फॉरेन कंट्री से लोन लिया तो उसको इंडिया में थोड़ी, इंडिया की करेंसी में थोड़ी पेमेंट करोगे, फॉरेन करेंसी की में ही पेमेंट करोगे ना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये अगर क्वेश्चन आ जाता है वाई फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड, स्टार्ट ऐसे ही करोगे, ठीक है, कि डिमांड जो है फॉरेन एक्सचेंज की उन्हीं लोगों से आती है जिनको पेमेंट करनी होती है। ये 6 पॉइंट बहुत सिंपल हैं, इनको एक्सप्लेन करोगे, ये नोट बनाओगे। दैट रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। इंपॉर्टेंट नोट है, स्किप नहीं करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल स्किप नहीं करना है, अच्छे नंबर चाहिए, फुल नंबर चाहिए। रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में दोनों इनवर्सली रिलेटेड हैं। ऐसे ही शेड्यूल बनाओगे और ये ही डायग्राम बनाओगे, दिखाओगे ये, और बिना इसके अगर तुमने क्वेश्चन करा ना एग्जाम में बिना ये लिखे तो देख लेना तुम लोग। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक दैट वाई फॉरेन एक्सचेंज इज सप्लाई दैट इज इनफ्लो। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि डिमांड का मतलब क्या होता है आउटफ्लो, और सप्लाई का मतलब क्या होता है बच्चे इनफ्लो। फॉरेन एक्सचेंज भाई क्यों सप्लाई करा जाता है, यानी हमारे पास पैसा आ रहा है ना। द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड एंड कम फ्रॉम दोज पीपल हु ट्रांजेक्ट इन डोमेस्टिक करेंसी इन्वॉल्विंग फॉरेन करेंसी। जो ट्रांजेक्शन तो करते हैं डोमेस्टिक कंट्री के अंदर लेकिन उसमें फॉरेन करेंसी है, मतलब फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है। देखो कैसे है, सबसे पहले आता है उसके बिल्कुल अपोजिट पॉइंट्स है, बिल्कुल अपोजिट है हर एक चीज, और बहुत इजी। अगर आप एक चीज ढंग से तैयार कर लोगे ना तो दूसरी लिखनी आसान है आप लोगों के लिए। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉरेन एक्सचेंज इज सप्लाइड इन द डोमेस्टिक country when goods and services are exported in abroad। यार एक लैपटॉप है ना,
आप इंडिया से कहीं बाहर किसी फॉरेन कंट्री के अंदर सेल कर रहे हो, तो पेमेंट आप किस में लोगे? फॉरेन करेंसी में ही लोगे ऑफ दैट रिस्पेक्टिव कंट्री, लेकिन वो पेमेंट आई तो मेरी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर है ना, वो मेरी कंट्री के अंदर पेमेंट आई है, तो यानी मेरे पास तो पैसा आ रहा है बाहर से, मेरे पास तो सप्लाई हो रही है उस चीज की, है ना, मेरे पास क्या हो रही है? सप्लाई हो रही है उस चीज की, और वही हमने बोलता दैट सप्लाई इज इनफ्लो, यानी पैसा आ रहा है। सॉरी, foreign exchange is supplied in the domestic country when goods and services are exported in abroad। जब आप बाहर एक्सपोर्ट करते हो लेकिन पैसा आपको फॉरेन करेंसी में ही आता है। इफ अ लैपटॉप इज सेल इन फॉरेन कंट्री द पेमेंट विल कम इन फॉरेन करेंसी ऑफ दैट रिस्पेक्टिव कंट्री। सेकेंड पॉइंट, टूरिज्म इन डोमेस्टिक कंट्री। कोई बाहर से यहाँ घूमने आया है ना, तो अपने पैसे कन्वर्ट करा के लाया होगा। If a foreigner is visit to the domestic country for tourism to meet their expenditure, the foreign currency is supplied। तो foreign currency यहाँ पर तो आई ना, भले उसने यहाँ पर आकर कन्वर्ट कराई, बट हमारी कंट्री के अंदर तो foreign currency एंटर कर गई, है ना। इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, उधर था इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, इधर फ्रॉम अब्रॉड की जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ रही है, भाई हमारी कंट्री में आ रही है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेम एक्सप्लेन करोगे, एफडीआई और एफआईआई दोनों एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्या होता है ये। इफ एनी फॉरेन कंट्री इन्वेस्ट इन इंडिया, या तो एफडीआई से या एफआईआई से, तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड। स्पेक्यूलेशन, सट्टा, supply of foreign exchange come from those who want to speculate or trade in foreign currency। जिनको सट्टा करना है पर फॉरेन करेंसी में सट्टा करना है भाई। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड, जब हमारे पास वन साइडेड ट्रांसफर्स हमारे पास किसी फॉरेन कंट्री से इंडिया में आ रही है। फॉरेन एक्सचेंज कम्स इन इंडिया व्हेन गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशन, चार्टी आर रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंट्री। लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बोरोविंग्स मेड बाय होम कंट्री फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आज मैंने उधार ले लिया है पर बाहर वाले वर्ल्ड से, यानी बाहर वाली फॉरेन कंट्री से, तो मेरे पास तो एट द एंड क्या हो रहा है? उधार तो मैंने ले लिया, लेकिन मेरे पास तो सप्लाई होगी ना, मेरे पास तो भाई फॉरेन एक्सचेंज आ गया, मेरे पास तो फॉरेन करेंसी का पैसा मेरी कंट्री के अंदर एंटर कर गया। ठीक है, जैसे मैंने बताया था यहाँ पर भी वैसे ही नोट बनाओगे दैट सप्लाई एंड रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। ऐसे ही शेड्यूल बनाओगे, ऐसे ही डायग्राम बनाओगे। याद रखना, जो भी सप्लाई का कर्व होता है ऑलवेज क्या होता है बाबू? अपवर्ड स्लोपिंग, याद रखना, अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, और डिमांड का जो भी कर्व होता है दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये बहुत माइनर सी चीजें हैं, हर एक चीज आपको आनी चाहिए। अब देख लो, ये दो क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन एक्सचेंज डिमांड क्यों करा जाता है, और नेक्स्ट हमारे पास ये आता है दैट फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई क्यों करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करते जाना। देखो बच्चा, वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इम्पैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन डोमेस्टिक करेंसी और डिवैल्यूएशन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ चुका है और बहुत बार केस स्टडीज में भी ये देखा गया है। देखो, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो कम है मार्केट के अंदर, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा हमारे देश में? देखो, तीन ही चीजों का फर्क पड़ेगा। एक्सपोर्ट्स में फर्क पड़ेगा, इंपोर्ट्स में फर्क पड़ेगा और नेशनल इनकम में फर्क पड़ेगा। सबसे पहले बात आती है कि एक्सपोर्ट्स पर बच्चे क्या फर्क पड़ेगा। देखो बच्चा, हमारे जो करेंसी की वैल्यू है कम है, यानी हमारी जो करेंसी है वो सस्ती है इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी। तो उससे क्या होगा कि हमारी करेंसी अगर सस्ती है तो लोग सस्ते की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो हमारे देश से जो माल है वो ज्यादा बिकेगा, ज्यादा बाहर जाएगा, यानी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। When there is depreciation of domestic currency, it means there is fall in the prices of domestic currency, यानी रुपए का प्राइस कम हो जाएगा in terms या फिर in comparison to foreign currency says dollar. It means with the same amount of dollars more goods can be purchased from India, कि same amount of dollars से आप ज़्यादा से ज़्यादा goods जो है खरीद सकते हो इंडिया से as compared to फॉरेन करेंसी। तो एक्सपोर्ट्स जो आएंगे वो यूएस में इंक्रीज हो जाएंगे एज दे विल बिकम रिलेटिवली चीपर, क्योंकि हमारी करेंसी सस्ती हो गई है। देखो बेटा, जिस तरीके से मैंने ये पॉइंट लिखा है या आगे के जो मैंने पॉइंट्स लिखे, जिस तरीके से मैंने प्रेजेंट करा, आपको भी एग्जाम्स के अंदर इसी तरीके से प्रेजेंट करना है। इतना कंटेंट भी इनफ है, मैंने आपको इनफ कंटेंट भी लिखवाया है। ओके,
सेकेंड हमारे पास पॉइंट आता है दैट इज फॉल इन एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स हमारे कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी करेंसी सस्ती है और फॉरेन करेंसी महंगी है, तो हम कम सामान खरीदेंगे क्योंकि वो हमें बहुत महंगा पड़ेगा। डेप्रिसिएशन विल लीड टू डिक्रीज इन इम्पोर्ट्स एज इंडियंस विल हैव टू पे मोर डोमेस्टिक करेंसी टू इम्पोर्ट फॉरेन गुड्स। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पे करना पड़ेगा। Therefore, it leads to fall in imports as foreign goods will become relatively costlier. फॉरेन गुड्स जो है कॉस्टली पड़ जाएंगे हमें। थर्ड आता है हमारे पास नेशनल इनकम बढ़ जाएगी एज द एक्सपोर्ट्स विल राइज एंड इम्पोर्ट्स विल फॉल। देखो बच्चा, हमारे जो कंट्री है यानी हर कंट्री के अंदर जो मेन इनकम आती है वो उसके एक्सपोर्ट से आती है। तो नेट एक्सपोर्ट्स दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स जो है बच्चे वो बढ़ जाएंगे, जिससे हमारी जो नेशनल इनकम है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक्सपोर्ट्स का रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट्स। की सामान ज़्यादा रहा है, पैसे ज़्यादा आ रहे हैं बट खरीद हम कम रहे हैं। ठीक है, ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कॉन्स्टेंट। इंपॉर्टेंट लाइन है, स्किप नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ये भी इम्पॉर्टेंट है। रिवैल्यूएशन पे भी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है दैट इम्पैक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर आपको डेप्रिसिएशन समझ में आएगा तो एप्रिसिएशन उसका उल्टा ही होता है, आप खुद भी लिख सकते हो, बट स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग यू। इसमें भी तीन ही चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ेगा दैट इज एक्सपोर्ट्स पे, इम्पोर्ट्स पर, नेशनल इनकम पे। अब हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा हमारे पास जो एप्रिसिएशन के अंदर हमारी करेंसी जो है वो महंगी हो जाएगी, यानी रुपए की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी, उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो हम लोग हमारा जो यहाँ से हमारी अगर करेंसी महंगी होगी तो हमारे यहाँ से सामान भी कम जाएगा। When there is appreciation of domestic currency, it means there is rise in the prices of domestic currency, say rupees, in terms of foreign currency, say dollars. It means with the same amount of dollars, less goods can be purchased from India. इंडिया से कम goods purchase करेंगे लोग, एक्सपोर्ट जो है यूएस में कम होगा क्योंकि हमारी करेंसी जो है बच्चे वो कॉस्टलियर बन गई है। राइज इन इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स जो है ना बच्चे वो बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमारी करेंसी महंगी है तो हमें बाकी सारी करेंसीज तो सस्ती लगेंगी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा माल खरीद सकते हैं। एप्रिसिएशन विल लीड टू इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स। एप्रिसिएशन करेगा, इंक्रीज करेगा इम्पोर्ट्स एज इंडियंस विल हैव टू पे लेस। हमें कम पे करना पड़ेगा, हमारी डोमेस्टिक करेंसी हमें कम पे करनी पड़ेगी इम्पोर्ट करने के लिए फॉरेन गुड्स को। Therefore, it leads to rise in imports as foreign goods will become relatively cheaper, क्योंकि वो हमारे लिए cheaper बन जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉल इन नेशनल इनकम। देखो बच्चा, एक्सपोर्ट्स हमारे कम हो रहे हैं बट इम्पोर्ट्स हमारे बढ़ रहे हैं। हमारी मेन इनकम एक्सपोर्ट से आ रही है लेकिन हम खरीद ज़्यादा रहे हैं, तो नेट एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हो जाएंगे। इस वजह से हमारी जो नेशनल इनकम है वो भी कम हो जाएंगी। कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ये लाइन जो है ना स्किप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये दो टॉपिक बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों ने प्रिपेयर करके ही जाने, आपको बहुत मदद मिलेगी केस स्टडीज में भी। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अच्छा टॉपिक है और इसमें काफी क्वेश्चंस आए हैं, पिछले से पिछले बोर्ड एग्जाम में भी आए हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द मार्केट इन विच फॉरेन करेंसीज आर ब्रॉट एंड सोल्ड। देखो ये एक ऐसी मार्केट जिसके अंदर आप फॉरेन करेंसीज को खरीद सकते हो, आप बेच सकते हो। अब इधर बायर्स और सेलर्स कौन होते हैं? जैसे हमारे इंडिविजुअल्स हो गए, फर्म्स हो गई, कमर्शियल बैंक्स हो गया, सेंट्रल बैंक्स हो गया, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर हो गए। कमर्शियल बैंक्स वो होते हैं जो बिजनेस के लिए लोन्स देते हैं, ऐसे बैंक। सेंट्रल बैंक हमारे पास कौन है? हमारा आरबीआई। ओके, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज नॉट अ प्लेस, इट इज अ सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक जगह नहीं है बच्चे, ये एक पूरा सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोग खरीदते और बेचते हैं फॉरेन करेंसी को। फंक्शंस ऑफ फॉरेक्स मार्केट आ। अब मेरी ना एक छोटी सी बात सुनो। फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ फॉरेक्स मार्केट। तो आप उसको प्रेजेंट कैसे करोगे? क्वेश्चन को आंसर कैसे प्रेजेंट करोगे इस क्वेश्चन का? अगर उसने फंक्शन पूछा है ना फॉरेक्स मार्केट का, तो आपको सबसे पहले बताना है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती क्या है। तो आप ये मीनिंग लिखोगे पहले आप उस चीज का मीनिंग लिखोगे और मीनिंग इतना होना चाहिए जितना मैंने लिखा है, इतना मीनिंग होना चाहिए। और ये लाइन भी इंक्लूड करोगे, एज अ नोट बना दो इसका, ठीक है। और उसके बाद लिखोगे कि फंक्शंस के। देखो बच्चा, बोर्ड एग्जाम के अंदर किसी को नहीं पता कि क्या मतलब, किसी मान के चलो किसको कुछ आता जाता ही नहीं है, सब ऐसे ही बैठे हैं
उनको आपको अपने लाइन से बताना है कि इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर, अच्छा इसका मतलब ये है। इतने ईज़ी वर्ड्स में और ज़्यादा हेवी लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी। तो चलो, फंक्शंस क्या होते हैं फॉरेक्स मार्केट के? हमारे पास 3 फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन और हेजिंग फंक्शन। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन है ट्रांसफर फंक्शन। देखो, फॉरेक्स मार्केट के अंदर आप ट्रांसफर करते हो परचेजिंग पावर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अक्रॉस डिफरेंट करेंसी। यानी आप एक कंट्री में बैठे हुए दूसरी कंट्री की फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज कर सकते हो, उसको खरीद सकते हो। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या करता है? ट्रांसफर करता है परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इट ट्रांसफर परचेजिंग पावर बिटवीन कंट्रीज, या ये ट्रांसफर करता है परचेजिंग पावर अलग अलग कंट्रीज के बीच में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, जिसके अंदर आपकी ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड होती हैं। जैसे इसके क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आपके बिल्स, आपकी कोई मॉनेटरी ट्रांसफर, आपका मनी ट्रांसफर, वो यूज करा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्रेडिट फंक्शन। इट इम्प्लाइज प्रोविजन ऑफ क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखो, अगर आप कोई सामान खरीदते हो तो उसके ऊपर आपको कोई क्रेडिट भी मिल जाता है। तो फॉरेक्स मार्केट एक क्रेडिट फंक्शन भी परफॉर्म करता है, आपको एक प्रोविजन देता है क्रेडिट का इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कोई भी आपने एक्सपोर्ट करा या इंपोर्ट करा गुड्स एंड सर्विसेज का अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज हेजिंग फंक्शन। बहुत अच्छा फंक्शन है ये, और एग्जाम में भी आता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आपको अलग से भी दिख सकता है। देखो, हेजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है कि आज मान लो फॉर एग्जांपल मैंने यूएस से कोई गुड्स खरीदने हैं, लेकिन मुझे आज नहीं खरीदने। फॉर एग्जांपल मुझे कोई फ्यूचर डेट पे खरीदना है, मुझे 25 मई को खरीदने हैं। लेकिन आज जो रेट है ना, आज मान लो यूएस का मतलब यूएस डॉलर का रेट कुछ और है, उस टाइम पे कुछ और होगा, क्योंकि हर दिन बच्चा रेट बदलता है, हर दिन अलग अलग रेट होता है। अगर मान लो उस टाइम पे रेट बढ़ा हुआ तो मुझे क्या होएगा? मुझे तो घाटा हो जाएगा ना, मेरे को तो महंगा पड़ जाएगा। आज रेट कम है, तो इस चीज से बचने के लिए क्या करते हैं? हेजिंग फंक्शन परफॉर्म करा जाता है। हेजिंग फंक्शन में क्या होता है? व्हेन एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, जब एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स एक अग्रीमेंट के अंदर आते हैं टू सेल एंड बाय गुड्स ऑन सम फ्यूचर डेट, कि वो कुछ फ्यूचर डेट पर अपनी मतलब गुड्स को खरीदेंगे, बट एट द करंट एक्सचेंज रेट। लेकिन जो आज रेट चल रहा होगा ना, आज रेट जो चल रहा होगा उस पर खरीदेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं हेजिंग। क्या बोलते हैं बच्चा? हम उसको हेजिंग बोलते हैं। इट इम्प्लाइज प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क रिलेटेड टू वेरिएशन एंड फॉरेन। इन फ्यूचर जो भी वेरिएशन आएंगे उससे एक प्रोटेक्शन ली है हमने, इसलिए हमने एक एग्रीमेंट साइन करा है, इसलिए हम उसको हेजिंग फंक्शन बोलते हैं। ये 3 फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले से पिछले साल आए थे, एक पूरा क्वेश्चन आया था बोर्ड के पेपर में इसका। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, करके जाना है। ऑपरेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, या 2 तरीके की मार्केट होती है, एक होती है स्पॉट मार्केट, एक होती है फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट को बच्चा हम लोग करंट मार्केट बोलते हैं, फॉरवर्ड मार्केट को हम लोग फ्यूचर मार्केट बोलते हैं। स्पॉट मार्केट इज ऑफ डेली नेचर ट्रांजेक्शन, इसके अंदर डेली नेचर की ट्रांजेक्शन्स जो होती है रिकॉर्ड होती है। इट डज नॉट इंक्लूड और ट्रेड इन फ्यूचर डिलीवरीज, ये फ्यूचर में कभी ट्रेड करता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जो फॉरवर्ड मार्केट होती है, फॉरवर्ड दैट इज ऑफ फ्यूचर, ओनली फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसके अंदर, जिसके अंदर रेट ऑफ एक्सचेंज आप फॉरवर्ड कर देते हो, कोई भी डेली नेचर ट्रांजेक्शन नहीं होती है। फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स आर कॉन्ट्रैक्टेड टू अवॉइड रिस्क एंड मेक स्पेक्यूलेशंस अगेन। या फॉरवर्ड मार्केट जो होती है ना, बेसिकली रिस्क को अवॉइड करने के लिए होती है। ठीक है, अब देखो मीनिंग। स्पॉट मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज दैट मार्केट विच हैंडल्स ओनली स्पॉट ट्रांजेक्शन्स और करंट ट्रांजेक्शन। स्पॉट मार्केट वो मार्केट होती है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जिसके अंदर सिर्फ करंट ट्रांजेक्शन होती है। तो फॉरेन एक्सचेंज की 2 मार्केट कौन सी है? स्पॉट और फॉरवर्ड। और स्पॉट के अंदर सिर्फ करंट ट्रांजेक्शन होंगी, लेकिन फॉरवर्ड मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज में कौन सी मार्केट होती है? जो ट्रांजेक्शन्स दैट आर मेंट फॉर फ्यूचर डिलीवरी। सच ट्रांजेक्शन्स आर साइन टुडे बट आर सेटल्ड इन फ्यूचर डे, जिसको हम लोग आज साइन कर लेते हैं लेकिन सेटल कोई फ्यूचर डेट पर होती है, सेम एज अ हेजिंग फंक्शन। ओके, एक नोट है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको इस मार्केट से रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन आता है, आपने ये नोट जरूर मेंशन करना है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिलाएगा आपको बोर्ड एग्जाम में। द टर्म स्पॉट मार्केट ट्रांजेक्शन इज बिट मिसलीडिंग। मिसलीडिंग क्यों है?
इट शुड मीन अ ट्रांजेक्शन विच इज कैरिड आउट इमीडिएटली। देखो स्पॉट मार्केट का मतलब क्या होता है कि ऐसी ट्रांजेक्शन जो इमीडिएटली उसी टाइम पे हो जाए, बट अगर हम लोग चेक पास करते हैं तो उसके अंदर 2 दिन का मार्जिन लग जाता है। और 2 day मार्जिन इज अलाउड फॉर पेमेंट थ्रू चेक्स टू बी क्लियर। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। ओके, देखो सी द डिफरेंस बिटवीन स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट के बीच में डिफरेंस देखो। मीनिंग क्या है? मीनिंग सेम एज अपर, जो मैंने ऊपर लिखा है यही सेम मीनिंग जो मैंने आपको समझाया दोनों का, वही सेम लिखना है आप लोगों ने। ठीक है, और डिफरेंस में आपको ये तो मैंने बोला ही है, जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं वो डिफरेंस के अंदर बेसिस लिखेंगे ही लिखेंगे। ओके, रेट, rate of exchange here is known as spot rate. Forward rate of exchange prevails contract rate of exchange, इसके अंदर contract rate of exchange बोला जाता है। Transaction, it handles daily nature or current transaction and it handles only future delivery transactions. Hedging, important, लिखना ही लिखना है। It doesn't operate under spot market में, तो hedging वैसे ही perform नहीं हो सकता, future में होता है। It's operate forward in forward market only. Okay, बच्चा ये भी ना आप इम्पोर्टेंट मान के चलो, ये दोनों भी। ओके, ये भी करना ही करना है, बस तो पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है। आप एक बार समझ लोगे ना, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आई प्रॉमिस। और हम लोग बार बार इसको रिपीट करते रहेंगे जब भी हम लोग रिवीजन करेंगे। चलो, अब एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आ गया है हमारे पास, मैनेज फ्लोटिंग। वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए। बहुत बार केस स्टडीज में देखा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया ही आया है, ये तो बहुत जरूरी है। मैनेज फ्लोटिंग, याद है मैंने कहीं पर एक बार और पहले नाम लिया था इसका, मैनेज्ड फ्लोटिंग का। याद करो, कमेंट करो कहाँ लिया था। देखो मैं याद लाती हूँ, फॉरेक्स रेट सिस्टम पढ़े थे हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग के अंदर, है ना। उसमें मैंने आपको बताया था 3 तरीके के रेट सिस्टम होते हैं। एक होता है फिक्स्ड, एक होता है फ्लेक्सिबल, और जो दोनों का मिक्सचर होता है वो कौन सा होता है? मैनेज फ्लोटिंग। कौन सा होता है बच्चा? मैनेज्ड फ्लोटिंग। देखो मैनेज फ्लोटिंग होता क्या है? देखो बच्चा, मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, विद द एंड ऑफ ब्रेटन वुड सिस्टम। ब्रेटन वुड सिस्टम कहाँ था, याद है किसी को? ब्रेटन वुड सिस्टम फिक्स्ड के अंदर था। फिक्स के अंदर हमने 2 पढ़े थे ना, गोल्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज और ब्रेटन वुड सिस्टम। जब ब्रेटन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज खत्म हुआ था तो बहुत सी कंट्रीज ने अडॉप्ट करा था मेथड मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम का, जिसमें से इंडिया फॉलो करती है ये सिस्टम। इट रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज इज डिटरमाइंड बाय बोथ market forces of demand and supply and central bank of the country, which influences the exchange rate through its intervention in the foreign exchange market. Basically क्या होता है कि ये एक ऐसा रेट ऑफ सिस्टम है जो दोनों की तरफ से चलता है, जिसमें मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई भी काम करते हैं, और सेंट्रल बैंक जो होता है फॉरेन मार्केट के अंदर इंटरफेयर करके एक्सचेंज रेट को ऊपर या नीचे भी करता है। कई बार क्या होता है, एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है मार्केट के अंदर और कई बार बहुत कम हो जाता है। दिन ब दिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस रहती हैं, जिसको कंट्रोल कौन करता है? हमारा सेंट्रल बैंक विच इज़ आरबीआई। नोट जो आपने मेंशन करना ही करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ अ हाइब्रिड, यानी इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये एक हाइब्रिड है, ये एक मिक्सचर है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का। ऐसे आपने डायग्राम बना के शो करके आना है कि ये हाइब्रिड या फिक्स्ड एक्सचेंज, यानी सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज में मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अगेन हेडिंग आप डालोगे कॉन्सेप्ट की। इन दिस सिस्टम सेंट्रल बैंक इंटरवीन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सेंट्रल बैंक इंटरफेयर करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सचेंज रेट एंड कीप इट विद इन सर्टेन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं, उसको मेंटेन करने के लिए कौन आता है? आरबीआई आता है, ताकि कई बार बहुत ज़्यादा एक्सचेंज रेट जो हो रहा है उसको कई बार कम करना पड़ता है, कई बार जो बहुत कम है उसको थोड़ा उठाना पड़ता है। देखो ये डायग्राम बनाना ही बनाना है, कुछ मर्जी हो जाए बनाकर ही आओगे आप लोग, डायग्राम्स कभी स्किप नहीं करने हैं।
ऑल्टरनेट नेम, इसको हम लोग डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाता है ये, कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, डर्टी फ्लोटिंग कहते हैं। एक बच्चा होता है हमारे पास क्लीन फ्लोटिंग। क्लीन फ्लोटिंग क्या होता है, जिसके अंदर आरबीआई इंटरफेयर नहीं करता। ठीक है, डर्टी फ्लोटिंग जिसमें आरबीआई इंटरफेयर कर रहा है। इट इज अ सिस्टम इन विच वैल्यू ऑफ कंट्री करेंसी इज अलाउड टू चेंज इन रिलेशन टू अदर, जिसमें आप एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री के अंदर चेंज कर सकते हो, बट उसको कंट्रोल और मैनिपुलेट कौन करता है उस रेट को, सेंट्रल बैंक यानी हमारा आरबीआई, टू कीप इट्स अंडर कंट्रोल, कीप अंडर कंट्रोल है। अब ना आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा कि यार हाउ डज आरबीआई, हाउ डज सेंट्रल बैंक, हाउ डज आरबीआई एक्सरसाइज इन द इन्फ्लुएंस इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मैनिपुलेट कैसे करता है उस रेट को, कैसे मतलब ऊपर करता है, कैसे नीचे करता है, कैसे करेगा। 2 तरीकों से करेगा। मान लो व्हेन द एक्सचेंज रेट इज मेंट टू बी रिड्यूस। अब उससे पहले एक चीज समझो, मैंने आपको ना एक चीज बताई थी, अगर बच्चे किसी चीज की ना वैल्यू ज्यादा कैसे होती है, जब वो मार्केट में कम होगी, जब वो मार्केट में क्या होगी बच्चा, कम होगी। और किसी चीज की वैल्यू कम कब होगी, जब वो मार्केट में क्या होगी बच्चे, ज्यादा होगी। कोई चीज है, एक परफ्यूम ही मान लो, एक परफ्यूम मान लो, ठीक है, एक परफ्यूम है, वो मार्केट के अंदर बहुत कम है, ठीक है, उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, उसकी डिमांड उतनी ज़्यादा होगी, लोगों को चाहिए होएगा। और जितनी मतलब अगर वो परफ्यूम हर जगह होता तो उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती। अब वैसे ही समझो, ठीक है, व्हेन द एक्सचेंज रेट इज मेंट टू बी रिड्यूस, हमें अब एक्सचेंज रेट को कम करना है, मान लो यूएस डॉलर जो है उसको कम करना है, तो बच्चे यूएस डॉलर की वैल्यू ज़्यादा है, तभी हमें उसको कम करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, रिलीज कर देगा सप्लाई यूएस डॉलर के अपने फॉरेक्स रिजर्व से। हर कंट्री के पास अपने कुछ फॉरेक्स रिजर्व होते हैं, तो हमारा सेंट्रल बैंक क्या करेगा, उस फॉरेक्स मार्केट के अंदर यूएस डॉलर फेंक देगा, डॉलर्स ही डॉलर्स 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 फेंकता जाएगा। और जब डॉलर ज़्यादा हो जाएंगे तो ऑब्वियसली फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो फॉल कर जाएगा, एज रिजल्ट द एक्सचेंज विल फॉल एंड देयर विल बी एन एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, की हमारी करेंसी जो होगी ना बच्चा वो एप्रिशिएट, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट। ये लाइन मिस नहीं करनी, ठीक है। वेन द एक्सचेंज रेट इज मेंट टू बी इंक्रीज, अगर हमें उस एक्सचेंज रेट को बढ़ाना है कि यार एक्सचेंज रेट बहुत कम है, एग्जाम्पल ले रहे हैं यूएस डॉलर, तो सेंट्रल बैंक डिमांड कैसे इंक्रीज करेगा। मैंने आपको एक चीज भी बताई थी, डिमांड मतलब आउटफ्लो, सप्लाई मतलब इनफ्लो। तो सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ यूएस डॉलर इन द फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड कैसे इंक्रीज करेगा, जब मान लो उसने किसी फॉरेन कंपनी के अंदर पैसा लगाया हो और उसको वो खींचना चालू कर दे, एज अ रिजल्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा। दिस वुड लीड टू डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर जाएगी, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ठीक है। यानी बेसिकली हम लोग आर्टिफिशियल सप्लाई और आर्टिफिशियल डिमांड जो है डॉलर्स की, उसको रिलीज करें। आर्टिफिशियल सप्लाई के अंदर क्या होगा, अगर सप्लाई बढ़ती है तो रेट क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। रेट कम हो जाएगा डॉलर्स का तो हमारी करेंसी एप्रिशिएट कर जाएगी। अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसका रेट भी बढ़ता है ना। तो अगर यूएस डॉलर का रेट बढ़ जाएगा तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट कर जाएगी। तो ये आर्टिफिशियल सप्लाई और आर्टिफिशियल डिमांड का केस है। अब मेरी सुनो बात, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, ये आप एग्जाम्स के अंदर नहीं लिखोगे ये पॉइंट, ये सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये आप एग्जाम में नहीं लिखोगे ये पॉइंट्स। आपको टिल कंक्लूजन लिखना है that therefore managed floating is a tool used by the central bank as a mixture of both flexible and fixed system. Central bank exercise sale and purchase of forex currency so that exchange rate is managed within certain limits. ठीक है, समझ आ गया। जब भी मैनेज फ्लोटिंग से रिलेटेड आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर आपने उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है, फिर आपने ये नोट तो बनाना ही बनाना है, आपने उसके बाद कॉन्सेप्ट के अंदर ये लिखकर डायग्राम भी बनाना है, फिर आपने इसका ऑल्टरनेट नेम भी डालना है, फिर आपने इसका कंक्लूजन भी डालना है, और ऐसे ही डालना है जैसे मैंने लिखा हुआ है। ओके, यहाँ तक मैंने आपको जो समझाया है, यहाँ तक आपका ये चैप्टर जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है।
नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक चुकूंगी, और मैंने आपको ये मेरिट्स और डीमेरिट्स भी छुड़वाए थे। कहाँ गए? या मैंने आपको फिक्स्ड के मेरिट्स और डीमेरिट्स भी छुड़वाए थे, है ना, ये भी हम लोग कवर करेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट केस स्टडीज जो एग्जाम से रिलेटेड होती है वो भी कवर करेंगे, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी होगा वो भी हम कवर करेंगे, जो कि सिर्फ अब एक ही रहता है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बाकी इतना ही चैप्टर था ये वाला, आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है। जितने ये मैंने नोट्स लिखे हैं ना, आपको ये समझ के, आई थिंक आपको ये खुद भी लिखने चाहिए, या तो आप साथ साथ बनाओ इन नोट्स को, बाद में आपको हेल्प करेगा स्टडी के लिए। एंड बच्चा, आई कैन अश्योर यू कि अगर आप इन नोट्स से पढ़ते हो तो पक्का, मैं कहती हूँ, आपके नंबर कोई नहीं काट सकता है इधर से। और अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आए, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।